हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी मीना शुक्ला एक बार फिर आपके सामने क्लास 4 की एसएसटी लेकर। तो बेटा ये देखिए, ये है आपका रिवीजन। आज आपको एसएसटी, ये जो आपकी एसएसटी बुक है, इसको हम आज आपको क्या कराएंगे, रिवीजन कराएंगे। रिवीजन चैप्टर 1 to 4। तो बेटा आप जानते हो कि आपको चैप्टर 1 से 4 तक पढ़ा दिया गया है। तो एक बार आप यहाँ रहते थे तो आपका रिवीजन होता था, आपका टेस्ट होता था। तो अभी आप ऑफलाइन नहीं हो, ऑनलाइन हो, तो ये जो आप लोगों को मैं चैप्टर 1, 2, 3, 4 एक बार हमने सोचा कि आपको रिवीजन करा दिया जाए। कि जो बच्चे, अगर आपने और वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को मस्ट वॉच करिए, जरूर देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि इसमें हम आपको एक बार फिर से सारे चैप्टरों को छोटे छोटे पैराग्राफ के रूप में समझा देंगे। छोटे छोटे क्या पॉइंट है इसमें, क्या आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, सारा आंसर जैसे कहते हैं समरी के रूप में आपको हम समझाते हैं। तो देखिए आपका चैप्टर 1 है इंडिया आवर कंट्री, भारत मेरा हमारा देश है। ये देखिए इंडिया आवर कंट्री। इसमें आपने क्या पढ़ा था? इसमें आपने पढ़ा था कि भारत क्या है, हमारी मातृभूमि है। यह एक विशाल क्षेत्र है, भारत एक विशाल क्षेत्र है। और यह जो है दूसरा जनसंख्या के हिसाब से, ऑन पॉपुलेशन, ये दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से। और क्षेत्रफल के हिसाब से ये 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े और देश हैं, ये 7वें नंबर पर यह देश आता है। इसे पढ़े थे। और फिर आपने इसमें स्टेट और कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज, इसके बारे में पढ़ा था, जैसे राज्य, राजधानियाँ और केंद्र शासित प्रदेश, इसके बारे में आपने पढ़ा था। तो आपने पढ़ा होगा, देखिए कि हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य हैं। देखिए एवरी स्टेट हैव इट्स ओन कैपिटल, सभी राज्यों के पास उसकी एक अपनी राजधानी होती है। तो इसमें आपको जितने राज्य, जितनी राजधानियाँ होंगी, तो कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज। तो ये देखिए हम आपको बता रहे हैं 28 स्टेट, 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरीज, 28 राज्य हैं और 29 केंद्र शासित राज्य हैं, प्रदेश। ये जो होता है, इनके एक अपने सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर, इनके अपने क्या होते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। और ये अपने राज्यों में देखते हैं, हर राज्यों में एक मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन ये जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सीधा शासन किसका चलता है, केंद्र सरकार का। राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकता है। इसमें जो भी शासन चलाता है, कौन चलाता है, केंद्र सरकार चलाती है। तो ये आपने पढ़ा, उसमें राज्य और राज्यों की राजधानियों के बारे में आपने पढ़ा। और ये देखिए पहले क्या था, 29 स्टेट था ना, 29 स्टेट था और 7 यूनियन टेरिटरीज थे। ऐसा क्यों था? जो जम्मू एंड कश्मीर था और जो लद्दाख, ये क्या हुए, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो यहाँ से एक राज्य हट गया और यहाँ पर आकर मिल गया, तो ये हो गया 9 ना। ये हो जाते हैं हमारे 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसे आपने पढ़ा था। फिर इसी में आपने पढ़ा था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत को 6 भागों में बांटा गया है। द नॉर्थन माउंटेन, द नॉर्थन प्लेन। तो द नॉर्थन माउंटेन आपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। फिर वहाँ के लोगों का जनजीवन, उसके बारे में पढ़ा था। फिर नॉर्थन प्लेन्स, उसके बाद डिजर्ट और प्लेट्यूज, कोस्टल बेल्ट, आइसलैंड। ये जो फिजिकल डिवीजन हमारे भारत में हुआ है, ये आगे के आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, ये सब का डिटेल दिया गया है। हमने आपको जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें बताया था कि जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, इसका क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में आप इसका पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो जिसमें से आपने चैप्टर 1 तो ये सब पढ़ लिया, ये सब जानकारी ली। उसके बाद आपका चैप्टर 2 में है द नॉर्थन माउंटेन, उत्तरी पर्वत। उत्तरी पर्वत का हिमालय रेंजेस, हिमालय की बहुत बड़ी श्रृंखला, हिमालय की एक बहुत बड़ी श्रृंखला। हिमालय इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस।
पहाड़ों की एक बड़ी श्रृंखला है जो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है। इसके बारे में आपने पढ़ा, और इसमें आपने पढ़ा था कि इसमें हिमालय के इसके रेंजेस को 3 शाखाओं में बांट दिया गया है। इसके रेंजेस को कितने भागों में बांटा गया है? 3। द ग्रेटर, इसको कितने भागों में? ग्रेटर, मिडिल और फिर लोअर। देखिए ग्रेटर, मिडिल और लोअर। यहाँ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ, यहाँ जो छोटे छोटे पर्वतें हैं, और यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ। इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो ग्रेटर हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाद्री। और जो मिडिल हिमालय को कहते हैं हिमाचल, और लोअर हिमालय को क्या कहते हैं? शिवालिक। क्या कहते हैं? शिवालिक। ये 3 रेंजेस है हिमालय के, 3 रेंजेस है, 3 श्रृंखलाएं हैं। ग्रेटर मीन्स हिमाद्री, मिडिल मीन्स हिमाचल, लोअर मीन्स शिवालिक। यानी हिमालय की तराई का क्षेत्र ये है, बीच का क्षेत्र ये है, और ये आपका अपर पार्ट है, बड़ी बड़ी जो पर्वतें हैं। तो इसमें आपका माउंट एवरेस्ट क्या है? ये सबसे बड़ा पीक है इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़ा जो पीक है वह क्या है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट गॉडविन ऑस्टिन, K2 जिसे कहते हैं। K2 क्या है? यह दूसरा सबसे बड़ा है। ये अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा क्या है, तो आप माउंट गॉडविन ऑस्टिन बताएंगे। और अगर आप वर्ल्ड का पूछा जा रहा है तो आप क्या बताएंगे? नहीं, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आप वर्ल्ड का है, और K2 जो है ये है आपके भारत का सबसे बड़ा है। जैसे अब आप सोचेंगे कि ये दोनों ही तो भारत में हैं, लेकिन क्या है? ये थोड़ा उससे छोटा है, विश्व में नहीं बड़ा है K2। विश्व में जो सबसे बड़ा वो क्या है? माउंट एवरेस्ट। इसलिए हम जब वर्ल्ड का पूछेंगे तो आप माउंट एवरेस्ट बताएंगे, और जब आपके भारत का ही पूछेगा तो आप K2 गॉडविन ऑस्टिन बताएंगे। आपने इस चैप्टर में ये सब पढ़ा था। नेक्स्ट चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? एक बार देख लीजिए। ये है लाइफ इन द नॉर्थर्न माउंटेन। वहाँ के लोगों का जनजीवन, वहाँ के लोगों का निवास, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है। तो हालांकि आपने इसे पढ़ा था कि यह थोड़ा बर्फीला क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है। तो जैसे यहाँ पर कौन कौन से आ जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये सारे राज्य इसमें आ जाते हैं। लाइक और यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है? यहाँ के लोग पूरे ईयर यहाँ बर्फ पड़ती है, यहाँ मौसम ठंडा रहता है। तो क्या होता है? यहाँ के लोग बड़े बड़े मोटे कपड़े पहनते हैं, और ज़्यादा वाइट कलर में नहीं पहनते, एक ठीक क्लॉथ पहनते हैं, यानी मोटे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि यहाँ मौसम हमेशा ठंडा रहता है। शाम के समय यहाँ मौसम और सुहाना हो जाता है। गर्मियों के समय में अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो दोपहर में आपको थोड़ी गर्मी भले लगती है, लेकिन शाम का और सुबह का समय मौसम एकदम सुहाना रहता है, क्योंकि हिमालय से जो हवाएं आती हैं, जो ठंडी हवाएं चलती है, यहाँ के मौसम को ठंडा कर देती हैं। इसके अलावा यहाँ का जो ज़मीन है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल भी होती है, उपजाऊ होती है, क्योंकि जो भी ये नदियाँ, जो हिमालय पे जो भी ग्लेशियर बनता है, ये क्या होता है? एक ग्लेशियर जब पिघलता है तो नदी का रूप लेता है, और यही नदी का पानी जब बह के नीचे आता है तो यहाँ की मिट्टी को कैसे बना देता है? उपजाऊ बना देता है। इसे आपने पढ़ा। यहाँ आपको फलों के बगीचे, और यहाँ पर फसलों में आपको राइस, व्हीट, ये सभी फसलें बहुत अधिक मात्रा में मिलती है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन क्या हो जाती है? वेरी फर्टाइल होती है। तो ये तो आपने यहाँ के जनजीवन के बारे में पढ़े, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। जैसे इसमें आपने जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे राज्य क्या आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें आप उनका खान पान कैसा है, उनका जीवन शैली कैसी, उनके कपड़े कैसे कपड़े पहनते हैं, उनके घरों कैसे रहते हैं, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। अब आपका आ जाता है दी नॉर्थर्न प्लेन्स, यानी चैप्टर नंबर 4, दी नॉर्थर्न प्लेन्स। तो प्लेन आर फ्लैट एंड वास्ट एरिया। प्लेन क्या होता है? समतल और विशाल क्षेत्र होता है, पूरा मैदानी भाग होता है। तो ये जो पहाड़ी की जो श्रृंखला है, जो हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है, यहाँ से जो ग्लेशियर निकलता है,
ये ग्लेशियर जब मेल्ट होता है, जब पिघलता है, मेल्टिंग, ये क्या होता है, ये नदी बनाती है। और यही नदी जब नीचे आती है तो ये अपने साथ कई पत्तियां, सिल्ट, रॉक्स, सैंड, ये सब क्या है अपने साथ बहाते हुए लाते हैं। और जब यही आकर यहाँ प्लेस में जम जाता है, ये सभी आकर यहाँ रुक जाते हैं ना। पानी देखिए जब तक उसको जहाँ तक स्लोप, जहाँ तक उसको गहराई, अरे निचला ढलान मिलेगा वहाँ तक गिरता ही रहता है। और एक समय जब उसको पूरा समतल एरिया मिल जाता है तो यहाँ आकर रुकता है। यहाँ जिसको जो स्थान मिलता है, जहाँ से जो मिलता है वही उसी तरफ, जहाँ इसको जगह मिल जाएगी उसी तरफ निकल जाएगा। तो यही जो धाराएं निकल जाती है और जाकर किसी देश या किसी शहर या किसी प्रदेश में जाकर जिस नदी में मिलती है तो उसका वही नाम हो जाता है। जैसे गंगा नदी अब गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है और ये आते हुए प्रयागराज आती है, प्रयागराज में आकर यहाँ संगम से मिलती है जहाँ यमुना नदी, और जहाँ ये यमुना नदी से मिलती है तो ये क्या हो जाता है, संगम स्थल भी कहा जाता है। तो ये नदियाँ एक धारा बनाती है, स्ट्रीम्स जिसे कहते हैं। यही नदियाँ एक क्या बनाती है, धारा, और ये जाकर किसी नदी में मिल जाती है। और जहाँ ये जाकर मिलती है वहाँ क्या बनाती है, एक रिवर्स हो जाता है। जहाँ पर ये मिलता है वहाँ क्या होता है, रिवर्स होता है। और ये नदियों का पानी जहाँ धारा के रूप में आता है और किसी प्रदेश या किसी शहरों में मिलता है तो उसे ट्राइब्यूटर्स यानी सहायक नदियों के नाम पे जाना जाता है, ट्राइब्यूटर्स जिसे कहते हैं। और उसके बाद यही पानी यहाँ आकर तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये नदी आपस में मिलकर एक डेल्टा बनाती। डेल्टा मीन्स नदी का मुहाना। डेल्टा मीन्स क्या होता है, नदी का मुहाना। ये जो डेल्टा बनाती है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ने जिस डेल्टा का निर्माण किया, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पे जिस डेल्टा का निर्माण है यही डेल्टा होता है। यही से पानी सीधा कहाँ जाकर मिलता है, ओशियंस, सागर। नदियों का ही पानी जब तक ये यहाँ तक है, यहाँ तक तो पानी हमारे पीने योग्य है, लेकिन जब यही पानी आकर यहाँ ओशियंस में गिर जाता है तो पानी हमारे पीने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसा क्यों, ओशियंस का पानी हम क्यों नहीं पी सकते, बिकॉज दिस वाटर आर वेरी सैलिड। यह पानी बहुत खारा होता है, हमारे पीने योग्य नहीं होता है। तो ये जो डेल्टा, तो जो सुंदरबन डेल्टा, आप सुंदरबन डेल्टा के बारे में सुने हो, जो सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वह है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, ये डेल्टा किस नदियों के संगम से मिल के बना है, यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से मिलकर बना हुआ है। ये डेल्टा बना और इसे ही सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, तो आप वहाँ कह सकते हो कि सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ये किससे बना है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है। उसके बाद आपको पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, नदियाँ जो गंदी हो जा रही हैं, दूषित होती जा रही हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए बेटा, आपने देखा होगा जो हमारे माननीय नरेंद्र दास मोदी है, इन्होंने एक नमामि गंगे का प्रोजेक्ट निकाला, एक अभियान चलाई है, किस लिए, नदियों को साफ करने के लिए। क्योंकि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, उनके जो कारखाने होते हैं, उनके जो पानी होते हैं वे क्या होते हैं, उनके जो सीवर होते हैं वो नदियों में लाकर मिला दिए जाते हैं। तो जितना भी गंदा चीज़ होता है, जो भी कचरा होता है, वो सीवर के द्वारा उस नदी में जाके गिरता है। इसके अलावा आस्था और धर्म के नाम पर, आस्था और धर्म के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, पानी को दूषित कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे हम पानी को कैसे, तो पानी को आप दूषित, जैसे हमारी गंगा नदी है, ये हमको हाँ आप लोग इसे कहते हैं पवित्र नदी है, ये पवित्र नदी है भी, लेकिन इस पवित्र नदी को क्या आप लोगों ने पवित्र रखा है, नहीं रखा है। यह नदी अब पवित्र नहीं रह गई। क्यों नहीं रह गई, बिकॉज इंडस्ट्रीज वाटर और जो आप लोग पूजा पाठ करते हो, ये जो आप चढ़ावे के नाम पर उसमें फल चढ़ाओगे, फूल चढ़ाओगे, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, दिए जलाते हो, ये सब क्या होता है, ये उस पानी में जाता है, वो पानी को क्या करता है, गंदा करता है।
इसके अलावा आप अस्थि विसर्जन भी करते हो, या जो आप नवरात्रों में या चतुर्थियों में जो गणेश की मूर्तियाँ, दुर्गा जी सब की मूर्तियाँ बैठाते हो, तो क्या होता है ये, इसको ले जाकर आप नदियों में तो डुबोते हो, तालाबों में तो डुबोते हो, तो ये कितने हानिकारक केमिकल से बनते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे पानी को पॉल्यूटेड करते हैं, दूषित कर देते हैं। तो ये हम ही इसके जिम्मेदार हैं। पानी अगर दूषित हो रहा है तो इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ हम हैं, क्योंकि हम पानी को साफ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे, देखिए बेटा आपको हम बताते हैं कि हमारी ये जो पृथ्वी है इसमें थर्ड फोर्थ पार्ट क्या है, ये थर्ड फोर्थ पार्ट ये पूरा वाटर है। अब आप सोचेंगे कि पानी की अधिकता इतनी होने की वजह से भी पानी कम क्यों है, पानी की अधिकता इतनी, ये सब वाटर है, ये सब वाटर ही है, यहाँ से लिखा है यही लैंड है, बाकी सब वाटर है। तो आप सोचेंगे कि बताइए पानी इतना है, लेकिन इसमें जो पीने योग्य पानी है वो 3%, कितने हैं, सिर्फ 3% ही पानी पीने योग्य है। उसके अलावा पानी हमारे पीने योग्य नहीं है। उसके अलावा जो पानी है वो सैल्टी वाटर है, खारा पानी जो हमारे पीने योग्य नहीं होता है। तो अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे तो हमको पानी कहाँ से मिलेगा। और जो ये पानी बचा है ये रिवर का पानी, लेक का पानी, पॉन्ड का ही पानी बचा है जो हमारे पीने योग्य होता है, और यही पानी दूषित हो रहा है, तो ये हमारे पीने योग्य कैसे होगा। तो इसलिए हमको पानी को, अब आप किसी को ये तो नहीं कर सकते नहीं आप गंगा या किसी नदी में आप फूल मत चढ़ाइए, माला मत चढ़ाइए, लेकिन आप ये कर सकते हो, आप घर पे उसे प्यूरीफाई करके पीजिए। जैसे आप आरओ का पानी खरीद के पी रहे हो, खरीद के पीने से अच्छा आप घर पे उसे, आरओ के पानी से ज़्यादा प्योर वाटर आपका जो आप घर पे शुद्ध करते हो। और करोगे कैसे, आप पानी को 10 से 15-20 मिनट खूब बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब वो पानी आपका ठंडा हो जा रहा है तो आप उसे किसी सूती अच्छे कपड़े से, कॉटन के कपड़े से उसे छान कर आप किसी कंटेनर में भर के रख दीजिए और वह पानी पीजिए। वह पानी आपका एकदम प्योर वाटर होता है, आरओ से भी शुद्ध पानी वह रहता है। ऐसा आप कर सकते हो। तो ये जो सतलज, इसमें आपने इस चैप्टर में पढ़ा था ना, सतलज रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र और गंगा, इन 3 नदियों के बारे में आपने इसमें पढ़ा था द नॉर्थन प्लेन्स में, कि यहाँ की जमीन कैसे उपजाऊ हो जाती है। तो आपने ये सब समझा इस चैप्टर में। फिर अब आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 5। जैसे आपने यहाँ पढ़ा था द नॉर्थन माउंटेन के बारे में पढ़ा, तो वहाँ के जीवन के बारे में पढ़ा, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है। अब उसके तराई का क्षेत्र यानी शिवालिक, उसके तराई का क्षेत्र है प्लेन, जो जमीनी भूभाग है, उसके बारे में आपने पढ़ा कि यहाँ के प्लेन्स, नदियाँ का निर्माण कैसे हुआ, कहाँ जाकर इन्होंने डेल्टा बनाया, ये सब पढ़े। इसके बाद यहाँ जो बांध बने ये पढ़े। अब इसमें आपने ये सब पढ़ लिया कि यहाँ की धरती उपजाऊ की हो जाती, बहुत उपजाऊ होती है। नॉर्थन प्लेन्स सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए इसके बाउल ऑफ, इसे फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जो नॉर्थन प्लेन्स है इसको फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हिमालय से जो पानी गिरता है ये नीचे आकर मिलता है, तो कई उपजाऊ चीज़ें अपने साथ लेकर आती हैं। जो ज़मीन पे आकर होती है तो यहाँ के ज़मीन को क्या कर देती है, उपजाऊ बना देती है। इस वजह से इसको फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की चावल, गेहूँ, ये मक्का, ये सब की फसलें बहुत अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि मिट्टी यहाँ की उपजाऊ होती है और पानी, इरिगेशन का भी अच्छा साधन हमको यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है, यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में। यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, ये देखिए लाइफ इन द नॉर्थन माउंटेन, जिसमें आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, दिल्ली, इन राज्यों के बारे में हम पढ़ाएंगे। तो बेटा इससे पहले अब मैं आज ही आपको ये चैप्टर भी नहीं पढ़ाऊंगी, चैप्टर 5 ये आपको पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं फिर से देखूंगी, मस्ट तो आप लोग उसको देखते रहिए। और ये देखिए, ये जो मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4 इसे आपको हमने पढ़ा दिया है। इसका आपको जो भी एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम आता है आप उसको पूछिए हमसे। आपका जो ग्रुप बना उससे आप पूछिए कि मैम आखिर क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, इसको एक बार अच्छे से सारे चैप्टर को दोहराएंगे, पढ़ेंगे जैसा कि हमने पढ़ाया। तो आप लोग बुक लीजिए, एक बार इसे खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, मत कुछ करिए तो एक बार एक दिन इस चैप्टर को, एक दिन इसको, एक दिन इसको, ऐसे करके एक एक दिन करके बुक पढ़िए, उसको समझिए। अगर कहीं भी आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप उसको पूछ लीजिए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 5
नॉर्थन प्लेन के बारे में आपने पढ़ लिया। नॉर्थन प्लेन के जनजीवन के, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोगों की जीवन शैली कैसी है, लाइफ स्टाइल कैसी है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने आऊँगी बेटा। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर स्टूडेंट, बाय, वॉच मी अगेन, बाय।